अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फ़कर में खुशामदीद था जिसका इंतज़ार वो शाहकार अब आने वाला है। इमरान खान साहब के सियासी ताबूत में एक और कील ठुकने वाली है, यानी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं, बल्कि अभी अगर मैं ये कहूँ कि मुमकिन तौर पर अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ सकता है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने के लिए तमाम तर इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। एफसी के एहलकारों को वहाँ पे तैनात कर दिया गया है, पुलिस की इजाफी नफरी को वहाँ पे मंगवा लिया गया है, और इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी भी सिक्योरिटी के ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई है, और एक डीएसपी साहब को उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर तैनात कर दिया गया है। ये तमाम इक़दामात इस सिमत में इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं आने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि अगर अच्छी खबर आनी होती तो फिर एडा जड़ा ना पंबल पूसा करने की लोड़ सी, फिर आराम से आते फैसले सुनाते और घर चले जाते। लेकिन जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं उससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि ये जो फैसला आने जा रहा है, ये फैसला कुछ इमरान खान साहब के हक़ में बेहतर नहीं होगा, और उसके लिए ही हिफाजती इंतज़ामात के तौर पर कुछ पेशबंदी की गई है, कुछ रुकावटें खड़ी करने की कोशिश गई है, पुलिस को बुलाया जा रहा है। और इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि मुमकिन तौर पर फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्या होगा। फ़ॉरेन फंडिंग केस के लिए जो हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं, इनकी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी अचानक, और इमरान खान साहब की जमात इस जो फैसला आएगा उसके ऊपर किस किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकती है, और उस रद्द-ए-अमल के नताइज क्या होंगे, इन सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग केस तो अपनी जगह पर, इसके साथ साथ दो और चैलेंजेस हैं जिसका इमरान खान साहब को अगले चंद दिन में सामना करना पड़ सकता है। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज फ़ॉरेन फंडिंग केस के साथ साथ उनकी अपनी अहलिया बुशरा बीबी भी हो सकती हैं, क्योंकि अब उनके गिर्द बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ घेरा तंग किया जा रहा है, और जो मनी ट्रेल है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ काम किया जा रहा है। उनके वाबस्ता अफराद के इर्द गिर्द भी नेटिंग की गई है। ख़ास तौर पर आज ही उनके जो भाई हैं उनको एंटी करप्शन पंजाब ने तलब किया है, और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ज़मीन के ऊपर कोई कब्ज़ा शब्ज़ा किया है, और वो सरकारी ज़मीन है, और उनके भाई समेत 18 अफराद को तलब कर लिया गया है। डॉन अखबार ने इस खबर को रिपोर्ट किया है, और उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा और दीगर 18 अफराद को एंटी करप्शन साहिवाल के दफ्तर में 6 जुलाई को सरकारी अराजी से मुतल्लिक करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में तहकीकात के सिलसिले में पेश होने की हदायत की गई है। और साथ ही एसी ने यह हदायत भी की है कि तहकीकात में शामिल ना होने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, अब उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आती चली जा रही है। आपको याद है, मैंने भी आपके सामने वो खबर आपके साथ शेयर की थी कि बुशरा बीबी के जो साहबजादे हैं इब्राहिम मानिका साहब, उनके 3.5 साल में जो इमरान खान साहब का टेन्योर रहा है, उनके असासों में इजाफा हुआ, उनकी साहबजादी के असासों में इजाफा हुआ, उनकी अपनी जो दोस्त हैं फरा बीबी साहिबा, उनके असासों में इजाफा हुआ। यानी वो तमाम अफराद जो फरा बीबी के इर्द गिर्द मौजूद थे, उन्होंने इमरान खान साहब के इक़्तिदार की बहती गंगा से बहुत ही ज़्यादा हाथ धोए हैं, बहुत ज़्यादा उससे फैज़याब हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए चैलेंज बनता चला जा रहा है कि वो अपने आप को इस तमाम जो स्कैंडल्स हैं इसमें से कैसे निकालें, क्योंकि जो ऑडियो लीक हुई है फरा बीबी साहिबा की, ख़ुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए उस ऑडियो को डिफेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो ये नहीं कह सकते कि ये ऑडियो वो जो है बुशरा बीबी की नहीं है, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से बिलवास्ता तौर पर इस बात की तस्दीक की गई है, चाहे वो शीरी मुजाहिरी हो, चाहे वो फयाजुल हसन चौहान हो या कोई भी हो। उनका ये कहना है कि जनाब ये ऑडियो तो लीक होगी, लेकिन ये लीक करना नामुनासिब अमल है। ये जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योर लाइन है उसको किस तरीके से बग किया जा सकता है, उसमें किस तरीके से गाटी डाली जा सकती है, इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये जो बुशरा बीबी की ऑडियो टेप है ये गलत है या ये जो है फैब्रिकेटेड है, जोड़ के बनाई हुई है, इस किस्म की कोई बात नहीं आ रही। इसके साथ साथ खुद इमरान खान साहब के हवाले से भी ये इतलात सामने आ रही हैं कि उनकी भी एक ऑडियो टेप है जो बहुत जल्द मंजर आम पर आ सकती है। मेरा ये ख्याल है कि वो ऑडियो टेप शायद मंजर आम पर नहीं आएगी, क्योंकि वो सिर्फ डराने के लिए ही थी कि आज़म खान साहब के साथ उनकी जो गुफ्तगू हुई है
जिसके अंदर उन्होंने कहा था लेट्स प्ले विद इट, वो जो साइफर आया था अमेरिका से उसके हवाले से, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ने गैर मुल्की साजिश का बयानिया रचा था। तो बुनियादी तौर पर ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इमरान खान साहब के लिए अब जो है ना इस तरह का कोई फ़ैसला कर लिया गया है कि इसको मिटा दिया जाए, स्क्रैप हिम, इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। और ये वजह है कि हर गुज़रता दिन इमरान खान साहब के लिए एक नया चैलेंज लेके आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया तीन चैलेंजेस है जिसका इस वक्त इमरान खान साहब को सामना है। पहला फॉरेन फंडिंग केस, जो अगले चंद घंटों के अंदर भी या मुमकिन तौर पर 24-25 घंटों के अंदर इसका जो है ना वो कटाकटी निकल के सामने आ जाएगा कि जनाब यहाँ पर क्या होने वाला है। दूसरा मामला है बुशरा बीबी का, जिनके बारे में अब इस बात की खुद आला तरीन ज़राए जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को हम उठाएं ना उठाएं, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरह की कोई ना कोई कार्रवाई होने जा रही है और वो कार्रवाई होकर रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए, वो है ज़िमनी इलेक्शन जो 17 जुलाई को होने जा रहे हैं। और 17 जुलाई से पहले अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ जाता है और जिस तरीके से उस फैसले के लिए तैयारियां की जा रही हैं, बज़ाहिर इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि वो फ़ैसला भी इमरान खान साहब के हक़ में नहीं नज़र आएगा। ऐसी सूरत हाल में जब तमाम के तमाम पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है, इमरान खान साहब एक तरफ खड़े हैं, इमरान खान साहब के लिए अपनी पॉलिटिकल साख को महफूज रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये समझते हैं कि ये जो 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं इसको जीतना और इसको जीत के इस बात को इस्टेब्लिश करना कि पाकिस्तान में अगर कोई मौसर पॉलिटिकल क़ुव्वत मौजूद है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई नहीं है। और इसके लिए उनको इंतखाबी मैदान के अंदर एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ेगा, इसके अंदर कोई दो राय मौजूद नहीं है। लेकिन जो उनके सामने रुकावटें आ रही हैं, एक के बाद एक रुकावट आ रही है, उस रुकावट को अबूर करना, उस रुकावट का सामना करना और फिर अपने मकसद तक पहुँचना, ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर जिस तरह पंजाब के अंदर कल हमजा शहबाज साहब ने इस बात का ऐलान किया कि वो पंजाब का जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं, 90 लाख ख़ानदान हैं, उनके लिए जिस तरीके से उन्होंने बिजली का रिलीफ दिया है, बिजली के बिलों का रिलीफ दिया है, वो भी यकीनी तौर पर एक गेम चेंजिंग ऐलान साबित हो सकता है अगर उसके ऊपर अमल दरामद हो गया। अगर उधर स्टे ना मिल गया तो बाकी तो ये काम चल सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों मामलात हैं ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। मिसाल देता हूँ आपको, फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आ जाता है सपोज़ अगले 24 घंटे के अंदर, जिस तरीके से इशारे मिल रहे हैं वो इशारे यही बता रहे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। हम एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला करना है या उन्होंने किस फ़ैसले का ऐलान करना है, उसमें इमरान खान के लिए कोई खुशी की खबर होगी, कोई धचका होगा, इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो पेशबंदी है, जिस तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस बात का ख़तरा है कि उनके फ़ैसले के बाद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई अमन अमान का मसला ना पैदा हो जाए। अब वो मुमकिन तौर पर फ़ैसले के अंदर दो चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब की तरफ से जो 32 करोड़ रुपए के जो फंड्स थे जो उनको ममनुआ ज़राए से हासिल हुए, जिसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की गई स्क्रूटनी कमेटी में जिस तरफ इशारे किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुमकिन तौर पर इन पैसों को सरकारी ख़जाने में जमा कराने का हुक्म दे सकता है इमरान खान साहब को। पीटीआई को वो ये कहेंगे कि जनाब ये पैसे आप सरकारी ख़जाने में जमा कराएं, ये इल गॉटन मनी है, इसको हम जब्त कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको ये 32 करोड़ रुपया वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। अब उसके लिए जो मर्ज़ी करें वो, लेकिन उनको ये पैसे जमा कराने हैं। दूसरी बात, इसी फैसले के अंदर, यानी ये जो नरम तरीन चीज़ है कि वो पार्टी को कुछ ना कहें, वो पार्टी को इंटैक्ट रखें, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जो अमानत और दयानत वाला मामला आ जाता है, ये इसके ऊपर कार्रवाई करें। क्योंकि इस रिपोर्ट में इस तरफ इशारे किए गए हैं कि बहुत सारे पैसे ऐसे आए हैं इमरान खान साहब को जो उन्होंने ज़ाती तौर पर अपने ऑफिस में वसूल किए और उसके बाद वो पीटीआई के अकाउंट्स के अंदर जमा नहीं हुए, अलबत्ता डोनर को रसीद ज़रूर दे दी गई। अब रसीद देने के बाद ज़रूरी है कि वो पैसे अकाउंट में जाएं और फिर जो
ट्रेजरी उनका फाइनेंस सेक्रेटरी है, जो उनका ट्रेजरी डिवीजन है, वो उसकी प्रॉपर्ली मंजूरी करके पीटीआई की जो क़यादत है उसकी अप्रूवल करके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या कोर कमेटी या वट जो भी उनका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो पैसों को रिलीज़ करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब के पैसे आए, उन्होंने पैसे चुके दराज रखे, दराज बंद किया। अल्लाह तेरी यारी, कौन पैसे आए, कहाँ गए, किसके पास गए, किसने खर्च किए, इसका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उनकी अमानत और दयानत को भी चैलेंज किया जा सकता है, उन्हें आर्टिकल 63(1)(f) के तहत नाअहल भी करार दिया जा सकता है। ये वही शिक है जिसके तहत नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को ताहयात नाअहल किया गया था। दूसरा ऑप्शन जो मुमकिन तौर पर ये जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है ये जो फैसला जारी कर सकता है, ये मुमकिन तौर पर बहुत ही ज़्यादा सख्त फैसला हो सकता है। इसके अंदर पार्टी का जो अकाउंट्स है उनको मुंजमद किया जा सकता है, उनको क्लोज़ किया जा सकता है, उसके अंदर जितने भी फंड्स हैं उनको ज़ब्त किया जा सकता है, और उसके साथ साथ पूरी की पूरी पार्टी को ही काला दम करार दिया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन अपने इस फैसले के अंदर हुकूमत पाकिस्तान को इस बारे में पाबंद कर सकता है, वफाकी काबीना को इस पर पाबंदी, आइन के तहत वो ये पाबंद होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनसे इस बात का हुक्म दे कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात तहलील के लिए एक रेफरेंस तैयार किया जाए और वो रेफरेंस भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर हमारे इस फैसले का हवाला दिया जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले की ना सिर्फ सुनवाई होगी बल्कि उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुनासिब समझेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तहलील कर देगी, और तहलील होने के बाद पीटीआई इसके ऊपर कोई जमात रह नहीं जाएगी, और जब वो जमात रह नहीं जाएगी तो फिर उसके तमाम अरकान आज़ाद तसव्वुर होंगे, चाहे वो पंजाब में हैं, चाहे वो केपी में हैं, चाहे वो सिंध में हैं, क्योंकि नेशनल असम्बली के अंदर तो बज़ाहिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। अब इस मुमकिन जो दो ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखी हैं फैसले की, इन दो ऑप्शंस के बाद दोनों ऑप्शंस ऐसी हैं जो किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ख़ुद इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करने की भरपूर तरीके से मुहिम का आगाज़ किया हुआ है। बल्कि ये मुहिम उन्होंने उस वक्त से शुरू की थी जब वो इक़्तिदार में मौजूद थे, और ये जो मार्च के अंदर इलेक्शन हुए थे सेनेट के, और उसके बाद ये जो डस्का के ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, ये दोनों इनफैक्ट बुनियाद बने थे इमरान खान साहब के सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ इख्तलाफात की, और फिर काबीना के अरकान की तरफ से भी तनकीद की गई थी, फिर उन्होंने माफ़ी शाफ़ी मांग ली। लेकिन उस वक्त से इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुसलसल टारगेट करते चले आ रहे हैं, और अब उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करने का बुनियादी मकसद ही अपने लिए कुछ ब्रीथिंग स्पेस लेना है, क्योंकि उनको पता है कि ये फैसला अगर मेरिट पर आया तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, और उसके लिए यकीनी तौर पर इमरान खान साहब जो है मास एजिटेशन का एक मंसूबा भी रखते हैं, बल्कि ख़ुद इस बात का इजहार कई मरतबा किया जा चुका है कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो फिर इलेक्शन कमीशन जाने और आवाम जाने, हम दरमियान में नहीं आएंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ धावा बोला जा सकता है बल्कि मुल्क भर में एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी यकीनी तौर पर जहां पर अमन व अमान के संगीन किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। मुमकिन तौर पर मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि 17 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं। अगर उससे पहले ये फैसला आ जाता है और फैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ होगा तो फिर पीटीआई इस सारे के सारे अमल को अपने लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, और उसके लिए पास सबसे बेहतर टूल ये होगा कि वो सड़कों के ऊपर गर्म मौसम के अंदर माहौल को भी गरमा दे और तोड़ फोड़ की सियासत की तरफ चले जाए। अब ऐसी सूरत में जब ये तोड़ फोड़ की सियासत होगी, यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसकी प्रोटेक्शन हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है। ये जो शहरी हैं मेरे आप जैसे, इन शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और ऐसी सूरत हाल में अगर कोई हंगामे डेवलप हो जाते हैं तो फिर आगे का मंजरनामा मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त पीटीआई ने एक जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है और दूसरी जानिब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उनके टारगेट पर मौजूद है, और वो उनके ऊपर मुसलसल इस बात की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि जनाब वो इस वक्त न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल्स नहीं हैं, न्यूट्रल्स इस वक्त पार्टी बन चुके हैं। बल्कि इस वक्त नून लीग ये जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है ये एम्पायर को साथ मिला के लड़ रही है। इमरान खान साहब ने ये ऑन रिकॉर्ड लाहौर के अंदर जलसों में इस बात का उन्होंने इजहार किया, बल्कि इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर भी उन्होंने जो जलसा किया उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया। तो ऐसी सूरत में अगर अमन व अमान के मसाइल पैदा हो जाते हैं तो फिर फ्यूचर का मंजरनामा बहुत ही ज़्यादा
تشویشناک ہے. اور یہ میں ساری بات کر رہا ہوں ہائپوتھیٹیکلی اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کا جتنی جو ان کی سوچ ہے یا جس طرح کا ان کا پولیٹیکل براٹ اپ ہے اس سے ہمیں کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے یقینی طور پر, کیونکہ وہ اگر ان کے ذہن کے اندر ریاست یا پاکستان کے اندر کوئی محبت ہوتی تو وہ پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک اس کا مذاق نہ اڑاتے یہ کہتے ہوئے کہ ملک کا وزیر اعظم بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک جو کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کے اجلاس میں اس سے منظور کروا لیتا ہے کہ میں اس کو ڈی کلاسیفائیڈ کر رہا ہوں یا اس کا کچھ پورشن میں ڈی کلاسیفائیڈ کر رہا ہوں. ایسے نہ ہوتا, لیکن چونکہ خود انہوں نے اپنے لیے اقتدار میں رہنے کے لیے یا اقتدار میں واپس آنے کے لیے ہر ایک ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار ہیں, تو ممکنہ طور پر وہ یقینی طور پر لوگوں سے کہیں گے کہ آپ پرامن رہیں, ہم احتجاجی ہم جو ہے ہر قانونی لڑائی لڑیں گے, لیکن لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر لائیں گے بھی, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے جس طریقے سے شیخ رشید احمد صاحب نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب اگر یہ معاملہ نہیں رکا, اگر پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا تو پھر خانہ جنگی ہوگی, اور پھر خانہ جنگی ہوگی اور اس کے بعد پھر جھاڑو پھر جائے گا. یہ پھر آپ بھول جائیں اگلے 10-11 سال کے اس ملک کے اندر کوئی جمہوریت ہوگی. اور اگر ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس وقت میں شیخ رشید احمد صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ہمیں جمہوریت کو اگلے 10-11 سال کے لیے بھولنا پڑے گا, کیونکہ حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو حالات کا رخ بھی اسی طرف ہوگا جس طرف شیخ رشید احمد اشارہ کر رہے ہیں. اس وقت جو سوچ ہے اور جو اپروچ ہے دونوں کو مثبت رکھنے کی ضرورت ہے, لیکن افسوس ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.